जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। एफआरएस से 2500 से ज़्यादा क्रिमिनल्स की पहचान की गई है और 15 पर एफआईआर। और वहीं अब ये खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जंतर मंतर पर छात्रों के लंबे प्रदर्शन के बाद एक साथ दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक विवाद और छात्र आंदोलन के दबाव में अपना इस्तीफा दे दिया। दूसरी, दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी एफआरएस की मदद से प्रदर्शन स्थल पर 2500 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। अब सवाल यह है कि जिनके चेहरे पहचाने गए हैं उनके साथ आगे क्या हो सकता है। क्या सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई होगी या आम प्रदर्शनकारियों पर भी असर पड़ेगा? आइए पूरी अपडेट विस्तार से आपको समझाते हैं। जंतर मंतर पर क्या हुआ, सबसे पहले ये जान लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाल ही के दिनों में जंतर मंतर पर हजारों छात्र और प्रदर्शनकारी जुटे थे। 20 जुलाई को झड़प हुई, कई लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए और कई एफआईआर दर्ज हुई। सीजेपी की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 25 जुलाई को बड़ी खबर आई। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्यागपत्र भी सौंप दिया। उन्होंने युवाओं के नाम पत्र में भी लिखा कि जंतर मंतर और देश की स्थिति को देखते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों को लाभ न पहुंचे और छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1 महीने से ज्यादा चले आंदोलन और सोनम वांगचुक की 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद सरकार को यह कदम उठाना था। वहीं दिल्ली पुलिस का एफआरएस एक्शन यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाला एक्शन जो है, प्रदर्शन के दौरान और बाद में दिल्ली पुलिस ने जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया, पुलिस सूत्रों के मुताबिक 4 एफआरएस यूनिट लगाए गए थे जो दिल्ली पुलिस के डेटाबेस से जुड़े थे। इसका नतीजा ये निकला कि 2500 से ज़्यादा ऐसे लोगों की पहचान हुई जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। इनमें वांटेड, फरार अपराधी, आरोपी, हिस्ट्री शीटर और बैड कैरेक्टर शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 400 से ज़्यादा हिस्ट्री शीटर का भी जिक्र है। अब तक इस मामले में 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जिनके चेहरे पहचाने गए उनके साथ क्या हो सकता है, ये सबके दिमाग में ये सवाल घूम रहा है। तो पुलिस का साफ कहना है कि एफआरएस आम प्रदर्शनकारियों की जासूसी के लिए नहीं बल्कि अपराधियों की पहचान के लिए है। अगर कोई व्यक्ति वांटेड या फरार है तो संबंधित थाने को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है और कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। वहीं हिस्ट्री शीटर या पुराने रिकॉर्ड वाले लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा या गड़बड़ी में शामिल होने की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं आम छात्रों या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के बारे में पुलिस ने ऑफिशियल तौर पर कोई प्रोफाइलिंग स्वीकार नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर कई वीडियो आए हैं जिसमें पुलिस नाम पता नोट करती नजर आई है। ऐसे निजता को लेकर चिंता बढ़ी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दायर हुई है जिसमें निरंतर निगरानी को चुनौती दी गई है। और ये चिंता का विषय क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर विशेषज्ञ कहते हैं कि एफआरएस अपराध नियंत्रण में मददगार है, लेकिन बिना स्पष्ट नियमों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से निजता प्रभावित हो सकती है। क्या लोगों को पहले से बताना चाहिए कि कैमरे लगे हैं? क्या डेटा कितने दिन तक रखा जाएगा? ये सवाल अभी भी चर्चा में है। जंतर मंतर का प्रदर्शन अब सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रह गया है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आया, दूसरी तरफ एफआरएस जैसे तकनीक ने सुरक्षा बनाम निजता की यानी कि प्राइवेसी की नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिन 2500 लोगों की पहचान हुई है उनके खिलाफ कितनी ठोस कार्रवाई होती है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? सार्वजनिक प्रदर्शन में फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।